स्वागत वक्तव्य प्रभा खेतान फाउंडेशन, हाउस ऑफ एमजी, कर्मा फाउंडेशन, एहसास वुमेन और दिव्या भास्कर की ओर से कलम के आज के इस सेशन में मैं पूजा अग्रवाल आपके तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए प्रभा खेतान फाउंडेशन द्वारा कलम की सीरीज भारत के अलग अलग शहर तथा लंदन से शुरू की गई है। कलम का उद्देश्य ये है कि एक ऐसा मंच हो जहां हिंदी लेखक तथा लेखिका के साथ 30 लोग बातचीत करके तथा अपने विचारों का आदान प्रदान करके हमारे राष्ट्रीय भाषा हिंदी को बढ़ावा दे सके। कलम अहमदाबाद में लिटरेरी पार्टनर के तौर पे कर्मा फाउंडेशन, एहसास वुमेन तथा हॉस्पिटैलिटी पार्टनर के तौर पे हाउस ऑफ एमजी, मीडिया पार्टनर के तौर पर दिव्या भास्कर प्रभा खेतान फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं। कलम अहमदाबाद के आज के सेशन में हमारे साथ लेखक श्री हिमांशु जी वाजपेयी है, जिनके साथ श्रीमती श्रुति कुशवा वार्तालाप करेंगी। हिमांशु जी वाजपेयी पक्के लखनवा है। किताब किस्सा लखनवा पाठकों द्वारा पसंद की गई है। दस्तंगोई के जाने पहचाने फनकार है। लखनऊ के समाज और संस्कृति पर दीवानकार लिखते हैं। बाहर वालों को अपनी नजर में लखनऊ दिखाने और लखनवा किस्सा सुनाने के लिए मशहूर है। अब मैं श्रीमती श्रुति कुशवा से निम्र विनती करती हूँ कि वे इस सेशन को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। धन्यवाद पूजा जी। तो इनका वेलकम मैं मेरी लिखी हुई थोड़ी सी लाइनों से करना चाहूंगी। थोड़ा बहुत हिंदी उर्दू हम भी लिख लेते हैं। तो लखनवी कबाबों के बीच रह गई छोटी सी बात, लखनवी कबाबों के बीच रह गई छोटी सी बात, महफिल में आज हमें फना करने आए हैं वो लखनऊ के किस्सों के साथ। तो लखनवी कबाबों के बीच रह गई छोटी सी बात, महफिल में आज हमें फना करने आए हैं वो लखनऊ के किस्सों के साथ। एक विराम के बाद चलिए आज शुरू करें कभी भी बातों का साथ, कभी भी मीन्स पुरानी। तो एक विराम के साथ चलिए आज शुरू करें कभी भी बातों का साथ। रियायतों को थोड़ी सी मशहूरी आज दे, रियायतों को थोड़ी सी मशहूरी आज दे हिमांशु जी के किस्सा गोई के साथ। तो हिमांशु जी तो आपका स्वागत है। आज थोड़ा सा वार्तालाप हम करेंगे आज हमारे श्रोतागणों के साथ। तो सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि आपने फेमस मुंशी आपका कहाँ से शुरू हुआ? आप भी एक नॉर्मल हम लोगों जैसे इंसान रहे होंगे, तो किस तरीके से आपका जर्नी रहा स्टोरी टेलिंग की तरफ? कैसे हुआ कि बस यही है जो मैं करना चाहता हूँ? तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए हमारे श्रोतागणों को। जी, सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया, अहमदाबाद में कलम का बहुत शुक्रिया, प्रभा खेतान फाउंडेशन का शुक्रिया। और इस माहौल में जब लॉकडाउन है और कम से कम ये बातें हम लोग कर रहे हैं, ये शायद टेक्नोलॉजी का फ़ायदा भी है कि अहमदाबाद में आप लोग हैं, हम यहाँ लखनऊ में। दूसरी बात ये कि मैं अभी भी नॉर्मल ही हूँ आप लोग जैसा ही हूँ। तो ये तो शुरुआत हुई सवाल की ये नहीं, मतलब हम जैसे हमारे पेरेंट्स हमें कहते थे कि आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो हमको ऐसे सब लोगों को बताया। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे घर वाले भी यही कहते थे। मेरी जो शुरुआत किस्सा गोई की, चूंकि मैं प्रोफेशनली स्टोरी टेलिंग करता हूँ, फुल टाइम प्रोफेशनल हूँ, नौकरी नहीं करता हूँ, यही काम करता हूँ और यही तरीके से, जिसे उर्दू में कहते हैं जरिया माश या हिंदी में कहते हैं जीविका, तो वो जीविका मेरी इसी से आती है। तो वो एक सफ़र ज़रूर था कि हाँ, वो यूँ शुरू हुआ कि मैं तो पत्रकार था बाई ट्रेनिंग, बाई पढ़ाई के द्वारा, पत्रकारिता की पढ़ाई करके, और बाई चॉइस पत्रकारिता में आया था। ये भी नहीं कि कुछ लोग सिविल्स की तैयारी करते हैं और फिर जब नहीं वो सेलेक्ट होते हैं, यूपीएससी नहीं उनका निकलता है तो पत्रकार बन जाते हैं, वैसा मामला नहीं था। बहुत तैयारी के साथ, बहुत सोच के साथ, बहुत कन्विक्शन के साथ पत्रकारिता में आए थे और काफ़ी साल तक पत्रकारिता की, अलग अलग
जगह पर अलग अलग संस्थानों के साथ, जिसमें से एक दैनिक भास्कर भी था, जो आप दिव्य भास्कर का आपने नाम लिया तो मुझे दैनिक भास्कर भी याद आया। जी जी। तो उसके अलावा भी कई जगह, लेकिन फिर एक एक वक्त आया करियर में जब ये लगा कि जो हमको एक्सप्रेस करना है, जो मेरे पास है एक्सप्रेशन, वो जर्नलिज्म में उस तरह से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जर्नलिज्म उस जमाने में बदलने लगा था। ये मैं 2010, 2011, 2012 की बात कर रहा हूँ। खबरें जो हम करते थे, जिस तरह से करना चाहते थे, वो शायद किसी वजह से, बहुत सारे प्रेशर्स थे, उसकी वजह से खबर उस तरह से नहीं आ पाती थी। और फिर काफी दिन कर भी लिए तो अब लगा कि यार अब ये इसमें मजा नहीं आ रहा है उस तरह से। तो फिर उस वक्त जॉब छोड़ दी थी। तो ये था कि क्या किया जाए। मेरी दिलचस्पी थी रिसर्च में, तो उसी दौरान ये ख्याल आया कि चलो पीएचडी कर लेते हैं, क्योंकि रिसर्च में दिलचस्पी थी। एक ऐसा टॉपिक था, नवल किशोर प्रेस, जिस पर मैंने पीएचडी की, वो बहुत दिल के करीब था, उस पर काम करना चाहते थे, तो पीएचडी ज्वाइन कर लिया। पीएचडी के दौरान आपके पास, आप बिजी तो होते हैं, लेकिन मेरे जैसा आदमी जो गया था रिपोर्टिंग से, हम रिपोर्टर थे तहलका में जब हमने जॉब छोड़ी, तो ये तब तहलका, ये सब बुरे दिन शुरू नहीं हुए थे, तो तहलका याद है उस मुझे। जमाने में बहुत बुरे। उस जमाने में बहुत अच्छा माना जाता था। और रिपोर्टर जब आप रहे होते हैं तो आपके पास एक अथॉरिटी, एक पावर होती है जो आपकी अपनी नहीं होती है। रिपोर्टिंग का काम ऐसा है कि वो आपको मिलती है। तो जब पीएचडी ज्वाइन कर ली तो वो सब चला गया, और फिर हम मिस करने लगे पीएचडी को, खास तौर पर उस तो हम करते थे जर्नलिज्म के जरिए। तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी हुई कि यार किस जगह आ गए, क्योंकि वहां तो सब कुछ सरकारी था। पीएचडी में आप एक गाइड के अंडर हैं, वो गाइड, उसको कुछ नहीं भी आता है तब भी बहरहाल वो आपका सुपरवाइजर है, तो आपको उसके साथ रहना है। तो फिर ये लगा कि अब क्या किया जाए। तो उसी क्रम में मेरे एक दोस्त थे, हमारे वक्त के बहुत बड़े दास्तान को, अब वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनसे बेहतर दास्तानें हमारी पीढ़ी में किसी ने नहीं सुनाई। अंकित चड्ढा उनका नाम था। तो अंकित से दोस्ती बहुत करीबी थी, हम लोग शेयर करते थे आपस में आपकी चीजें। अच्छा, ये लिटरेचर में और उर्दू शायरी में खास तौर पर मेरी दिलचस्पी बहुत पहले से थी। तो अंकित ने हमसे कहा कि यार आप दास्तान क्यों नहीं करते हैं। हमने कहा यार हमने कभी की नहीं है। तो बोले करने को क्या है इसमें, आपको इतनी सारी शायरी आती है, आपका उच्चारण इतना अच्छा है हिंदी उर्दू का, आपने हिस्ट्री पढ़ी है। तो अंकित के कहने पर एक कोशिश शुरू की, और फिर वो कोशिश 2013 में शुरू की थी। 13 से लेकर अब 2020 तक आ गया है, तो कुछ सफर तो तय किया वहां से। तो फिर अब, हाँ, इसमें एक दूसरा सवाल, इसका दूसरा हिस्सा ये था कि फुल टाइम प्रोफेशनल के तौर पे कैसे। हाँ, तो वो एक कठिन रास्ता था, जो कि जब आप घर में, मतलब अपने आप को तो यकीन दिलाना उतना मुश्किल नहीं होता, आपको पता होता है अपनी क्षमता। अगर आप ईमानदारी से अपने आप को जानते हैं तो अपनी सीमा भी पता होती है आपको कि आप क्या नहीं कर सकते हैं, और ये पता होता है क्या कर सकते हैं। तो उसमें हमें डाउट नहीं था। मेरे साथ ये जरूर था कि आसपास के लोगों को और घर वालों को ये यकीन दिलाना कि अब फुल टाइम दास्तान गोई ही करनी है, और नौकरी नहीं करनी, और इसी से पैसा कमाना है। शुरुआत में उनके साथ थोड़ा मुश्किल हुई, क्योंकि उनको लगता था यार ये इतने साल जर्नलिज्म करके आया है, इसने इतना अच्छा काम किया, नाम था मेरा बहुत लोकल छोटे लेवल पर नाम था, ऐसा नहीं था कि बहुत हीरो थे, लेकिन शहर में लोग जानते थे। फिर पीएचडी करने गए तो ये हुआ कि भाई पीएचडी करके तो इंसान लेक्चरर बन जाता है, प्रोफेसर बन जाता है। तो उनको ये उम्मीदें थी कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। हमने कहा कि नहीं, हम तो नौकरी ही नहीं करेंगे। तो उनको शुरू में थोड़ा लगा, हमको समझाने की भी कोशिश उन्होंने की, लेकिन फिर एक कन्विक्शन जो मेरा था कहानियों को लेकर, जो समझ थी, उसके साथ हम आगे बढ़े। और जब एक बार कामयाबी मिल गई, जब घर वालों का या आसपास के लोगों को क्या होता है, उनको तो मेन चीज उनके लिए पैसा होता है। अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो फिर उन्हें कोई मुश्किल नहीं होगी, आप दास्तान सुना रहे हैं या आप हलवाई की दुकान पर हैं या कुछ भी कर रहे हैं। मतलब उनके लिए यही है कि वो थोड़ा घबराते हैं स्टेबिलिटी को लेकर, जीवन में स्थायित्व को लेकर, या उनकी चिंता जायज भी है। हमारे यहाँ जब इतनी बेरोजगारी है, इतनी असुरक्षा है, तो उसमें उनकी ये जो अपेक्षा है, ये कोई इतनी बेमानी नहीं है। हम लोग कई बार बहुत ब्रूटल भी हो जाते हैं घर वालों या माँ बाप को लेकर कि वो नहीं मन का काम करने देते, लेकिन उनकी चिंता को भी हम समझते हैं। पर मेरे साथ तो नहीं रहा, क्योंकि कामयाबी मिलती चली गई, पैसा भी आने लगा, लोग बुलाने भी लगे, बहुत सारी जगह ट्रेवल भी करने लगे। तो इसलिए वो जो शुरुआती अविश्वास था बहुत जल्दी चला गया। तो अभी भी वो एक कांस्टेंट स्ट्रगल तो है ही है। फ्रीलांस आर्टिस्ट जब आप होते हैं, मसलन अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, तो अब शोज बंद हैं, और अब पता नहीं कब तक बंद रहेंगे। तो मेरी तो कमाई का मुख्य हिस्सा शोज थे जो हम करते थे। अब उस केस में थोड़ा देखना है, लेकिन ये सब तो जिंदगी का हिस्सा है। ये वो किसी का शेर है कि
चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से, अगर आसानियां हो जिंदगी दुश्वार हो जाए। तो ये तो ठीक है, दुश्वारियां वाह, ठीक। बहुत बढ़िया। तो सुन के बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपने बताया अंकित चड्ढा जी के बारे में, तो आपने क्या दास्तान गोई उनसे सीखी, या फिर आप साथ में दोस्ती की वजह से आप दास्तान गोई करते चले गए? दास्तान हमने सीखी तो महमूद फारूकी साहब से, जो अंकित के भी उस्ताद थे, मेरे भी उस्ताद थे। अंकित ही हमको वहां लेकर के गए। लेकिन चूंकि अच्छा। अंकित दोस्त थे, अंकित ज्यादा करीबी थे, साथ से तो एक अदब भी होता है आपका, तो अंकित से हमने प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा सीखी, क्योंकि हमने शोज बहुत किए साथ में, रिहर्सल बहुत की साथ में। तो अंकित ने बहुत सिखाया, लेकिन उस तरह से नहीं सिखाया जैसा एक मेंटर एक शागिर्द को सिखाता है। अंकित से हमने, जैसे अब दोस्त आपस में बहुत सारी चीजें अंकित ने हमसे सीखी होंगी, तो अब ये दोस्तों में आपस में ये चलता है। तो अंकित अंकित से हमें वो राह मिली जो हम दास्तान गोई में आए, अंकित ही लेकर के आए, उन्होंने ही सिखाया, और वही उस्ताद के पास लेकर के गए। उन्हीं के साथ हमने सबसे ज्यादा काम, जब तक वो रहे तब तक हमने साथ में ही काम किया, और हमारी उनकी जोड़ी बहुत मशहूर हुई। कुछ हमने बहुत मशहूर दास्तानें की जो आज भी लोग याद करते हैं। तो उस तरह से क्रिएटिव पार्टनर के तौर पर अंकित को मिस भी करते हैं, आज भी मिस करते हैं। और वो शायद ऐसी ही एक कमी है जो, वो हमारे दोस्त अभिषेक शुक्ला का एक शेर है कि तेरी कमी में रोज इजाफा करेगी उम्र, तेरी कमी में रोज इजाफा करेगी उम्र, और इस कमी को कम भी नहीं कर सकूंगा मैं। तो वो एक बात है। बहुत बहुत बढ़िया। मैं जो सुन रहे हैं उनको बता दूं कि हिमांशु जी पहले से लखनऊ शहर के बहुत करीब रहे हैं, लखनऊ में पले हैं, बड़े हैं। हिमांशु जी ने अपना पीएचडी नवल किशोर प्रेस से किया हुआ है। उसके बारे में भी अपना एक्सपीरियंस आप बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि नवल किशोर प्रेस की शख्सियत क्या है एक्चुअली। बहुत सारे लोग सीखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि हम क्या कुछ ले सकते हैं उस प्रेस से। तो वो भी हमारी ऑडियंस जानना चाहेगी। मुंशी नवल किशोर, अगर हम ये कहें कि 19वीं सदी के सबसे बड़े इंसानों में से एक था हिंदुस्तान के, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। मुंशी नवल किशोर प्रेस, मुंशी नवल किशोर ने 1858 में लखनऊ में एक प्रिंटिंग प्रेस शुरू की, जिसका नाम था मुंशी नवल किशोर प्रेस। तो ये प्रेस जो थी, ये दुनिया की, मतलब सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रेस थी। हिंदुस्तान की तो सबसे बड़ी थी ही, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रेस थी 19वीं सदी में। और इसकी कितनी बड़ी थी इसका अंदाजा आप इस तरह से लगाएं कि 1882 में, 1882 में इस प्रेस में, लखनऊ ऑफिस में 1200 लोग एक साथ काम करते थे, और एक बहुत बड़ा ऑफिस, एक विशाल प्रांगण में इसका ऑफिस था। और इसी प्रेस के पास अपनी आयरन मिल भी थी, अपनी प्रिंटिंग प्रेस, अपनी पेपर की पेपर मिल भी थी। तो एक बहुत बड़ा प्रेस था जो सिर्फ हिंदुस्तानी किताबें नहीं छापता था, बल्कि नवल किशोर प्रेस के पास किताबों का जो ठेका होता था छापने का, वो अफगानिस्तान का, ईरान का, ऑस्ट्रेलिया का, यूरोप का, इन सारे मुल्कों से किताबों के छापने का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो नवल किशोर प्रेस के पास था। मेरे लिए, या जो ज्यादा जानने वाली बात है हम सबके लिए, वो ये कि उर्दू का जितना क्लासिक लिटरेचर आज आप पढ़ते हैं, में से ज्यादातर पहली बार नवल किशोर प्रेस ने ही छापा। और जो एक बहुत बड़ा काम नवल किशोर प्रेस ने किया, वो ये किया कि धार्मिक किताबें, खास तौर पर धार्मिक किताबों के ट्रांसलेशंस, वो नवल किशोर प्रेस ने ही सबसे पहले करवाए। यानी कि भगवत गीता को उर्दू में, कुरान को अरबी से हिंदी में और उर्दू में, और दीगर हिंदुस्तानी जबानों में, वेदों को उर्दू में और अरबी में, और हदीसों को अरबी से हिंदी में और बाकी भारतीय भाषाओं में। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ट्रांसलेशंस का था, जिसके जरिए हम ये कह सकते हैं कि नवल किशोर प्रेस हिंदुस्तान में लोगों को रिलीजन के, और ख़ास तौर पर उस रिलीजन की जो साझा परंपरा है, जो एक मिली जुली तहजीब जिसे हम कहते हैं, उसके करीब लेकर के आए। और एक और ख़ास बात है कि जो दास्तान गोई का हमारा फ़न है, कि दास्तान तो ओरल ट्रेडिशन की चीज़ थी, ये सैकड़ों सालों तक सीना ब सीना बिना कहीं लिखे हुए सुनाई जाती रही और आगे बढ़ती रही। इस ओरल फॉर्म की दास्तान को मुंशी नवल किशोर ने पहली बार, उनकी प्रेस ने किताबी शक्ल में
छाप करके सुरक्षित किया। तो ये दास्तान गोई अगर हम तक पहुंची, अगर सुरक्षित रही कि हम जैसे लोग इसे परफॉर्म कर पाए, तो इसमें सबसे बड़ा रोल सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में सबसे बड़ा रोल मुंशी नवल किशोर प्रेस का है। क्योंकि मुंशी नवल किशोर प्रेस ने 1883 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया कि तिलिस्मे दास्तान अमीर हमजा, जो कि सबसे मशहूर दास्तान है ओरल ट्रेडिशन की, उसे किताब की शक्ल में छापा जाए। तो जो दास्तान गो थे उन्हें नौकरी पर रखा और वो बोलते थे और कैलीग्राफर्स उसको कातिब उसको लिखते थे, और इस तरह से वो दास्तानें किताब की शक्ल में आई। 1883 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, 1910 में खत्म हुआ। 46 वॉल्यूम्स में दास्तान अमीर हमजा मुंशी नवल किशोर प्रेस से छपी, जिसमें हर वॉल्यूम में 1000 पन्ने थे, यानी कि 46,000 पन्नों में मुश्तमिल दास्तान अमीर हमजा दुनिया का लॉन्गेस्ट फिक्शनल नैरेटिव है जो मुंशी नवल किशोर प्रेस से छपा। तो ये पूरा बैकग्राउंड है नवल किशोर प्रेस का। मेरी पीएचडी उनका एक डेली अखबार था, अवध अखबार, बहुत मशहूर अखबार था, नॉर्थ इंडिया का पहला उर्दू डेली था, उर्दू का सबसे ज्यादा बिकने वाला अखबार था अपने जमाने में। उसका क्या रोल था नेशनल कॉन्शियसनेस की बिल्डिंग में, हिंदुस्तान के फ्रीडम स्ट्रगल में, इस पर मेरी पीएचडी है जी। बहुत बहुत अच्छा लगा सुन के। अच्छा, मुझे ये बताइए कि उर्दू दास्तान गोई और हिंदी दास्तान गोई, मतलब मैंने ये सुना है कि राजस्थान में भी मारवाड़ी लोग अपने गली मोहल्ले के जो किस्से हैं वो गा के सुनाते हैं, तो उसमें और इसमें क्या फर्क है? क्योंकि हमारी ऑडियंस जानना चाहेगी कि वो सब जो बंजारे लोग गाते हैं और बाकी लोग गाते हैं, तो कैसे फर्क है वो आप थोड़ा सा बताइए ऑडियंस को। फर्क नहीं है, बेसिकली बस स्टाइल का फर्क है, परफॉर्मिंग स्टाइल का फर्क है। तो दास्तान गोई एक खास तरह की स्टाइल है, उसमें जब कहानी सुनाई जाती है तो उर्दू की स्टाइल है, उर्दू स्टोरी टेलिंग की। तो बुनियादी फन तो एक ही है, चाहे हम बुंदेलखंड में आल्हा उदल सुना रहे हों, या अवध में हम मरसिया सुना रहे हों मीर अनीस का, या राजस्थान में हम ढोला मारू सुना रहे हों, या छत्तीसगढ़ में चंदा और लोरिक सुना रहे हों, या उत्तराखंड में राजुला मालू शाही सुना रहे हों, या और जगहों पर जो ओरल ट्रेडिशन की जो कहानियां हैं वो सुना रहे हों, बुनियादी फन तो कहानी सुनाने का ही है। ये कहानी हम जो पुरानी कहानियां होती थी वो प्रोज में भी होती थी, लेकिन प्रोज से ज्यादा वो पोएट्री में होती थी, जो कि बहुत जमानों तक हमारे यहाँ, प्रोज का चलन तो बहुत बाद में शुरू हुआ ना, बहुत जमानों तक हम लिटरेरी फॉर्म के तौर पर पोएट्री को मानते थे और वही जानते भी थे। तो ये सब कहानियां उस दौरान की हैं, तो वो है। लेकिन दास्तान की अगर बात करें तो दास्तान प्रोज की फॉर्म है, ईरान से आई हिंदुस्तान, और प्रोज में भी धीरे धीरे आई, पहले तो पोइट्री में ही थी। शाहनामा जब फिरदौसी ने लिखा ईरान में तो पूरा पोइट्री थी वो, लेकिन वो दौर था जब पोइट्री और प्रोज मिले हुए थे। तो ये दास्तान गोई की फॉर्म आज की डेट में, या जब खत्म हुई या जब उरूज पे पहुंची, तब ईरान से आई थी ये हिंदुस्तान, और फिर हिंदुस्तान में अकबर के दौर में, खास तौर पर मुगल काल में इसका बड़ा उरूज हुआ, बहुत बुलंदी पर ये पहुंची। और फिर दिल्ली जब कमजोर हुआ, जब लखनऊ मजबूत हुआ दरबार के बतौर, तो दिल्ली के जो बेहतरीन दास्तान गो थे वो आ गए लखनऊ, और फिर लखनऊ में इस कला का एक और बड़ा दौर शुरू हुआ, जिसमें नवल किशोर प्रेस का दौर था, जब उसने मतलब उन्होंने किताबें छापी, ये किताबों की शक्ल में ले आए। और उसके बाद 1928 में जो पहले प्रोफेशनल दास्तान, जो आखिरी प्रोफेशनल दास्तान गो थे दिल्ली के, मीर बाकर अली देहलवी, बहुत मशहूर आदमी थे, उनकी डेथ हो गई, तो ये फन खत्म हो गया। क्योंकि 1928 में जब उनकी डेथ हुई तो ये इस फन को, चूंकि अंग्रेजों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि बहुत ही मतलब बेकार का है, इसमें कोई बात नहीं, सिर्फ फैंटेसी टेल्स हैं ये, बेसिर पैर की हवाई पुलाव, हवाई किले बनाने वाली बातें, तो इसकी कोई सामाजिक उपयोगिता नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि बड़ी ऑब्सीन है, बड़ी अश्लील है ये, इसमें जो डिटेल्स होती हैं, जो जिस तरह से सिडक्शन के सीन है, जिस तरह से मोहब्बत के सीन है, ये सब प्रोपेगेंडा चला दास्तान। और फिर दूसरी तरफ सिनेमा आ गया था, थिएटर दूसरी तरह से वापस आने लगा था, मकबूल होने लगा था, तो उसमें इन चीजों को प्रोफेशनली नहीं अपनाया गया। और जो पेट्रन्स थे दास्तान गोई के, पहले चूंकि ये तो था नहीं कि भाई कोई प्रभा केतन फाउंडेशन किसी को बुला लेगा कि हाँ परफॉर्म कर दो, पैसे दे देगा। पहले तो वो जो राजे महाराजे या नवाब या तालुकेदार होते थे, जो पेट्रन्स होते थे, वो रखते थे दास्तान गोइयों को और वो पैसा देते थे। तो जब वो कमजोर हुए, खास तौर पर
1857 के बाद एक दमन का दौर चला है, सारी चीज़ों के अवमूल्यन का दौर चला है, हिंदुस्तानी देसी चीज़ें जो थी, तो उसमें दास्तान को भी बेचारे पीछे, तो उनके वो पेट्रन्स खत्म हो गए, वो खुद गरीब हो गए, तो क्या दास्तान को रखेंगे। तो इन सब कुल चीज़ों ने मिला के जो हिंदुस्तानी दास्तान गोई थी उसको नुकसान पहुंचाया और वो लगभग खत्म हो गई। फिर 2005 में वापस से शुरू हुई, तो 2013 से हम जुड़े, 2010 में अंकित जुड़े। इस बार जब रिवाइव हुई थी 70-80 सालों के बाद, तो उसमें कुछ मॉडर्न टॉपिक्स भी आ गए थे, सिर्फ तिलिस्मी कथाएं नहीं थी, सिर्फ परियों की और सिर्फ अय्यारों की कथाएं नहीं थी। तो अब हम मंटो पर भी कहानी सुनाते थे, अब हम भारत के बंटवारे पर भी सुनाते थे, अब हम आम पर भी सुनाते थे। तो ये कुछ मॉडर्न बदलाव हुए जब इसका रिन्यूअल हुआ, जब रिवाइव हुई है, तो इस तरह से दास्तान गोई की पूरी बात है। इसमें भी एक खास बात ये है कि ये जो, जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जो ट्रेडिशन है दास्तान की, ये सबसे पुरानी ट्रेडिशन जो दुनिया भर में है, और ये हिंदुस्तान की बात नहीं है, दुनिया भर में जो सबसे पुरानी नॉन ट्रेडिशन है स्टोरी टेलिंग की, वो हिंदुस्तान की है। और यहाँ का जो ग्रंथ अब मिलता नहीं है, बृहद कथा, जो गुणाढ़ ने लिखा था प्राकृत भाषा में, जो खत्म हो गया, और उसे खत्म होने की भी एक कहानी है, लेकिन उसी बृहद कथा से निकला कथा सरित सागर, जो अभी भी मिलता है, सोमदेव ने लिखा और संस्कृत में लिखा। बेसिकली प्राकृत में गुणाढ़ का जो बृहद कथा था उसका अनुवाद ही था, उसी की कहानियां थी, उसका एक्सटेंशन था, लेकिन वो अभी भी मिलता है और वो हमें बताता है, अगर उसकी कहानियां हम पढ़ें कथा सरित सागर की, और हम अरेबियन नाइट्स पढ़े, अलिफ लैला की कहानियां पढ़ें, तो हमें पता चलेगा कि बहुत सिमिलरिटीज हैं, जो बताएगा कि किस तरह से इंडियन ट्रेडिशन ने प्रभावित किया है पूरी दुनिया में, और खास तौर पर ये जो ईरानियन स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग है। ठीक, वो आम शब्द से याद आया, मैंने आपके किसी आर्टिकल में पढ़ा था, आपने लंगड़े आम पे बहुत सारी स्टोरीज की हुई है, तो जरा लंगड़े आम वाली वो छोटी सी 2 लाइनें बता देंगे आप? मैंने जो सुनी थी वो कुछ ऐसी थी, जो सिर्फ 2 लाइनें किसी आर्टिकल में लिखी थी, कि जो आम में है वो लबे शिरीन में नहीं रस, जो आम में है वो लबे शिरीन में नहीं रस, रेशो में है जो शेख की दाढ़ी से मुकद्दस, रेशो में है जो शेख की दाढ़ी से मुकद्दस, आते हैं नजर आम तो जाते हैं बदन कस, लंगड़े भी चले जाते हैं खाने को बनारस। तो ये मुझे बहुत ये सागर खयामी हमारे लखनऊ के शायर थे, सागर साहब की नज्म है आमों का सेहरा। तो ये आम की तारीफ में लिखी गई नज्म है, जिसका ये शुरुआती बंद है जो आपने सुनाया, कि जो आम में है वो लबे शीरी में नहीं रस, रेशों में है जो शेख की दाढ़ी से मुकद्दस, आते हैं नजर आम तो जाते हैं बदन कस, लंगड़े भी चले जाते हैं खाने को बनारस। खाने को बनारस। ओटो में हसीनों के जो अमरस का मजा है, ये फल किसी आशिक की मोहब्बत का सिला है। जी, ओहो, बहुत बेहतरीन। तो मुझे ये बताइए कि जैसे कि आप जब दास्तान गोई करते हैं, तो उसमें आपके जो फेवरेट मतलब आपके पसंदीदा कौन से ऐसे सब्जेक्ट एरियाज है जिनको आप पिक करते हैं? क्या है, आप तिलिस्मे पे बात करते हैं, आप रिलेशनशिप पे बात करते हैं, किस बारे में आपको सबसे ज्यादा पसंद है कहानियां लिखना और बोलना और गाना? मेरे पसंद, हम असल में उन्हीं टॉपिक्स पर सुनाते हैं जो वाकई में मेरे दिल के करीब है, जिनसे एक मेरा कनेक्शन, एक जुड़ाव है, कनेक्शन है। तो वो क्या है? सारी चीजों पे सुनाई, आम पे सुनाई, मसलन आम बहुत पसंद है, हम लखनऊ के रहने वाले हैं, मलियाबाद बिल्कुल करीब में है, मतलब लखनऊ के 2 आम तो मतलब दशहरी और सफेदा तो सब जानते हैं, तो वो आम पे कहानी सुनाई, बहुत मशहूर हुई, हमने हर जगह, मतलब हिंदुस्तान में भी बहुत जगह सुनाई, हिंदुस्तान के बाहर भी सुनाई, हर जगह पसंद की गई एक तरह से। तो आम था। फिर हमने एक दास्तान सुनाई 1925 का, जो काकोरी एक्शन था, जो काकोरी कांड भी कुछ लोग कहते हैं, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और उनके साथियों ने मिल के ट्रेन से सरकारी खजाना लूट लिया 1925 को। उसकी एक पूरी दास्तान है जो बहुत पसंद की गई, म्यूजिकल दास्तान है, उसमें हमने वेदांत भारद्वाज जो सिंगर है उनके साथ कोलैबोरेट किया, वो बहुत पसंद की गई। इसके अलावा हमने चंद्रकांता, जो कि देवकीनंदन खत्री का तिलिस्मी उपन्यास है हिंदी में, उस पर एक दास्तान की, वो बहुत पसंद की गई। इसके अलावा हमने मजाज लखनवी, जो उर्दू के शायर हैं, उर्दू के गीत कहे जाते हैं, उन पर एक दास्तान की, वो भी पसंद की गई। इसके अलावा हमने करबला का जो वाकया है, जिसमें इमाम हुसैन शहीद किए गए करबला में यजीद के द्वारा,
उस वाक़े पर जो मुहर्रम में जिसकी जो अज़ादारी होती है, उस पूरे वाक़े पर हमने एक दास्तान सुनाई। वो भी मुहर्रम में हम सुनाते ही हैं, बहुत पसंद की गई। तो तुलसीदास पर हिंदी के अवधि के सबसे बड़े कवि हैं रामचरितमानस जैसे अप्रतिम ग्रंथ के रचयिता हैं, तुलसी पर एक दास्तान सुनाई। गांधी अभय पर, यानी गांधी एंड द आइडिया ऑफ फियरलेसनेस, उस पर एक दास्तान सुनाई। तो बहुत सारी दास्तानें हैं और लगातार हम काम कर रहे हैं, तो मजा आता है। तो आपकी रुचि हिस्ट्री में और फिक्शन में ज्यादा है, ऐसा कह सकते हैं? मेरी रुचि ओरल हिस्ट्री में तो है, लेकिन एज अ किस्सा गो हम ओरल हिस्ट्री को आर्काइव करने का और कहानियों में दिलचस्पी बहुत है, वो एक काम है, हिस्ट्री में भी है। तो अच्छा, मैंने ये भी पढ़ा था आपके बारे में कि आप अपने आप को वो गलियों का ग्रेजुएट समझते हैं, मतलब वो जो गलियों से सीखा हो और जिसने काफी सारी हाँ, बताइए उसके बारे में। हमारे यहाँ लखनऊ में एक साहित्यकार थे बहुत बड़े, उनका नाम था अमृतलाल नागर। उन्होंने बहुत मशहूर उपन्यास हिंदी में लिखे, नाचो बहुत गोपाल और अमृत और विष, बूंद और समुद्र, शतरंज के मोरे, ये सब उनके बहुत मशहूर उपन्यास हैं। चौक जो हमारा मोहल्ला है लखनऊ में, जहां हम पैदा हुए, जहां हम रहते हैं, नागर जी का भी वही मोहल्ला था। और नागर जी से एक बार हिंदी के एक बहुत मशहूर आलोचक थे, साहित्यकार थे, डॉक्टर रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा ने नागर जी से कहा, यार आपको इतनी नॉलेज है, आपको इतना ज्ञान है, आपको तो किसी यूनिवर्सिटी का वीसी होना चाहिए था। नागर जी ने मस्ती में कहा, हंसी मजाक में, यार हम अपनी चौक यूनिवर्सिटी के वीसी हैं, बस वही हमको ठीक। तो ये नागर जी का जुमला था कि चौक यूनिवर्सिटी के वीसी। तो हमने कहा कि भाई हम उसी चौक यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं, स्टूडेंट हैं, जिसके वाइस चांसलर नागर जी थे। तो बेसिकली ये कोशिश थी, ट्रिब्यूट था नागर जी को, और एक उनके सिलसिले से खुद को जोड़ने की एक कोशिश थी, क्योंकि हमारे गुरु हैं वो, हम उनसे मिले कभी नहीं, क्योंकि हम तो बहुत छोटे थे जब उनकी डेथ हो गई। लेकिन उनसे सीखा हमने बहुत, हमने कोशिश की कि उनका एक फ्लेवर राइटिंग में मेरे अंदर आए, और उनके प्रति एक बहुत अपार सम्मान है मेरे मन में, और वो एक गुरु का रिश्ता है मेरे लिए। तो इसीलिए जब हमारी किताब छपी किस्सा किस्सा लखनऊ, तो उसके कवर पर नागर जी मौजूद है, ये एक ट्रिब्यूट था नागर जी को। हाँ, तो जी, तो इसलिए वो उनका जुमला था। तो लखनऊ, और ये बात क्यों कही जाती है, देखिए पुराने शहर जो होते हैं, लखनऊ है, भोपाल है, या इस तरह के जो शहर, जहाँ क्योंकि किसी भी शहर के कल्चर को बनने में सैकड़ों साल लगते हैं, तो ये जो सैकड़ों साल में बनी हुई, जो इवॉल्व हुई एक तहजीब है ना, वो एक दिन में 10-20 साल में नहीं बन सकती। इसीलिए जब लोग पूछते हैं नया लखनऊ पुराने लखनऊ में अंतर, तो हम यही कहते हैं, नया लखनऊ भी जो हम गोमती नगर कहते हैं, जिसे हम बाकी जो इलाके हैं लखनऊ के, ठीक है वो अपनी जगह शहर का हिस्सा है, लेकिन वो कल्चर तो जो पुराने शहर में है, वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी रिफाइन होकर के आया ना। एक अगर हम जबान भी बोल रहे हैं, तो वो जबान बनी है सैकड़ों सालों की रियाजत, साधना, मशक और मांझने के बाद। बुजुर्गों ने बिल्कुल चमका के रखा है, भाई ये बोलना है, ये नहीं बोलना है, इसको ऐसे बोलना है, इसको ऐसे नहीं बोलना है, ये बोलोगे तो बदतमीजी है, ये बोलोगे तो शराफत है। ये जब पूरा सिलेबस होता है ना एक शहर के साथ, तो वो शहर बनता है अपने आप में एक शहर। ये लखनऊ की गलियों से हमने सीखा, और इसीलिए फिर उन्हीं गलियों की बातें अपने जब हम लिखते हैं, जब लोग, हम कहीं भी बहुत जगह हम जाते हैं और हम नहीं बताते हैं कि हम लखनऊ से हैं, तब भी लोग कहते हैं कि आप लखनऊ से हैं। उसमें मेरा कोई जौहर नहीं है, इसमें जौहर उस शहर का है कि जहां हम पले बड़े, जहां मेरी तरबियत हुई, तो वो शहर की थोड़ी खुशबू मेरे पास आ गई। जी। अच्छा, अपनी किताब तो दूसरे लोगों को मैं बता दूं कि हिमांशु जी की किताब किस्सा किस्सा लखनऊ अमेज़न पे अब अवेलेबल है। आप प्लीज जाइए, पढ़िए। इस किताब में लखनऊ के छोटे छोटे किस्से हैं। तो जनरली राइटर्स क्या बोलते हैं, लखनऊ के शहंशाहों के बारे में, मुगलों के बारे में लिखते हैं, लेकिन हिमांशु जी का ये एफर्ट है कि वो गली मोहल्ले की कहानियां लेकर आए एक किताब के स्वरूप में। तो मैं हमारी ऑडियंस से कहूंगी कि प्लीज जाके वो किताब पढ़िए, आपको बहुत मजा आएगा। और उसमें से एक 2-3 ऐसे किस्से आप सुना दीजिए हमारे श्रोताओं को हिमांशु जी, जो आपके दिल के करीब है। मैं आपको सुनाता हूँ कुछ किस्से। किताब की तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी सुनाने में, लेकिन किताब से सुना देते हैं, ताकि किताब का भी एक प्रोडक्ट प्लेसमेंट हो जाए। किताब का भी एक अदब हो जाए।
तो किताब राजकमल प्रकाशन से छपी है, आप लोग खरीदे उसे, और बिल्कुल पैसा वसूल किताब है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप बोर हो जाए। हाँ, ये किस्सा सुनाते हैं आपको। तो देखिए, ये इसके कवर पर कुछ लोग बने हुए हैं, तो ये बेसिकली कुछ ये बहुत जानबूझकर बनाए गए हैं, ये एक श्रद्धांजलि है कुछ लोगों को। तो इसमें एक सितार वादक है, ये नीचे ये बने हुए हैं छोटे से, ये आप और करीब लाएं तो दिखेगा। हाँ, ये सितार वादक है, और ये नौशाद साहब जो म्यूजिक डायरेक्टर थे, संगीतकार थे, उनके उस्ताद हैं, यूसुफ अली खान इनका नाम है, और ये पद्मश्री थे, सितार के बहुत मशहूर आदमी थे। तो मैं एक किस्सा सुना रही हूँ, उनको ट्रिब्यूट भी था। ये किस्सा मशहूर संगीतकार नौशाद सुनाते थे, जिसे उन्होंने अपने उस्ताद मशहूर सितार वादक यूसुफ अली खान से सुना था। कई बरस पहले लखनऊ में संगीत के एक जाने माने उस्ताद थे, जो बाद में गुमनामी के अंधेरों में खो गए। इनके बारे में मशहूर था कि ये किसी को अपना शागिर्द नहीं बनाते थे, जबकि दूर दूर से लोग इनका शागिर्द बनने की चाह लिए इनके पास आते थे। आखिरकार एक संगीत प्रेमी लड़का उस्ताद की खिदमत में इस तरह बिछ गया कि उस्ताद उसे अपनी शागिर्दी में लेने पर राजी हो गए, पर एक शर्त के साथ कि शागिर्द उनसे गाना सीखेगा तो, लेकिन जिंदगी भर किसी सभा, किसी समारोह, किसी महफिल में नहीं गाएगा। बहरहाल लड़के ने इस शर्त पर खुशी से कबूल कर लिया। उस्ताद ने लड़के को अपने घर में रखकर कई बरस तक संगीत सिखाया। धीरे धीरे लखनऊ में हर तरफ लड़के की गायकी की चर्चा होने लगी। एक बार शहर में एक बहुत बड़ा संगीत सम्मेलन होने वाला था, जिसमें पूरे भारत से कलाकार और कलाप्रेमी शिरकत कर रहे थे। लड़के के दोस्तों और दूसरे लोगों ने लड़के से बार बार कहा कि वो इस सम्मेलन में जरूर जाए। ऐसा करने से वो अपने उस्ताद की तरह पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हो जाएगा, और इतना सीखा है तो कम से कम उसका मुजाहिरा तो हो। अब लड़का भी सोचने लगा है कम से कम एक बार तो उसे अपनी कला का सार्वजनिक प्रदर्शन करना ही चाहिए, लेकिन उस्ताद की इजाजत के बिना ये मुमकिन नहीं था। तो वो लड़का उस्ताद के पास गया और बड़ी विनम्रता के साथ उसने अनुरोध किया कि उसे सिर्फ एक बार सार्वजनिक प्रस्तुति की इजाजत दे दी जाए, उसके बाद वो इसके लिए कभी नहीं कहेगा। काफी मनाने पर उस्ताद मान गए, पर शर्त ये लगाई कि वो खुद भी उस समारोह में मौजूद रहेंगे। आखिरकार उस्ताद और शागिर्द दोनों सम्मेलन में गए। जब लड़का गाने आया तो उस्ताद ने मंच के ठीक आगे अपना अंगोछा बिछा दिया और वहीं बैठ गए। लड़के के गाना शुरू करते ही लोग मस्त हो गए और मंच की तरफ हाथ उछाल उछाल के दाद देने लगे। ये एक अंदाज था ट्रेडिशनल महफिलों का, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो लड़के के गाना शुरू करते ही लोग मस्त हो गए और मंच की तरफ हाथ उछाल उछाल कर दाद देने लगे। उस्ताद दाद के डोंगरों को क्रिकेट के खिलाड़ी की तरह हवा में लपक कर अंगोछे में रखने का स्वांग करने लगे। प्रदर्शन खत्म होने पर सम्मेलन में लड़के की धूम मच गई। उस्ताद ने उस अंगोछे को गठरी की तरह बांधने का नाटक किया और पीठ पर लाद कर चलने लगे। तो शागिर्द ने हैरत के साथ इस नाटक की वजह पूछी। उस्ताद ने बेहद सहजता के साथ कहा कि इस गठरी में उसकी कला का मेहनताना बंधा है। इसी मेहनताने से, यानी इसी दाद से वो गृहस्थी चलाएंगे, इसी से आटा दाल आएगा, इसी से कपड़े सिलवाएंगे, इसी से मकान की मरम्मत होगी। अब शागिर्द को माजरा समझ में आया। इसके बाद उस्ताद ने उसे झड़कते हुए कहा कि इसीलिए सभाओं में गाने को मना किया था। यहाँ कला को सिर्फ दाद मिलती है, सिर्फ तारीफ मिलती है। कलाकार को रोजी नहीं मिलती, रोजी रोटी नहीं मिलती, उसकी रोजी रोटी के बारे में कोई नहीं सोचता। जब कलाकार ही नहीं बचेगा तो कला क्या खाक बचेगी। तो ये है इसका। तो मेरा आखिरी क्वेश्चन के लिए मुझे नहीं पता मेरे पास समय है कि नहीं, पर हम अब ऑडियंस का राउंड शुरू करेंगे। नहीं तो मेरी बात तो आपके साथ ऐसे चलती रहेगी, मैं आपको पूछती ही रहूंगी कुछ ना कुछ। तो ऑडियंस, you can ask 2 more questions. आई कैन, क्योंकि फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी और हिमांशु जी जवाब देने में बिल्कुल इंटरेस्टेड हो जाएंगे और फिर आपका टाइमलाइन खत्म हो जाएगा। 2 questions you can ask, then we can, because there is not many questions from the audience. छोटे छोटे इधर किरीट सुमैया की तरह जवाब दे देंगे एकदम कि मैंने आपको जवाब दे दिया। अच्छा, अंगोछा आपने बोला तो मैं जो लोग सुन रहे हैं उनको बता दूं,
अंगोछा यूपी एमपी में मेल जो होते हैं लोग, वो छोटा सा कपड़ा रखते हैं, गमछा जिसे अपने बोलते हैं। गमछा बोलते हैं उसको, यहाँ पे रखते हैं। तो हमारे यूपी एमपी में तहजीब है कि वो गमछा लोग जो मेल्स होते हैं घर के, वो घर से जब निकलते हैं तो पहन के निकलते हैं, और जो औरतें जब निकलती हैं, चाहे उन्होंने कुछ भी पहना हो, साड़ी पहना हो या सलवार पहना हो, एक छोटा सा दुपट्टे का टुकड़ा वो अपने आसपास कुछ इस तरीके से लगा के और फिर ही निकलते हैं, नहीं तो नहीं निकलते हैं। तो ये तहजीब की बात जो आपने बताई, वो थोड़ा सा मैंने भी लोगों को बताया कि ये मतलब होता है। अच्छा, मैं आपको दूसरा ये सवाल पूछूंगी कि आपका जो सेक्रेट गेम्स वाला पार्ट है, जो मेरा सबसे फेवरेट सवाल था, वो कैसे हुआ? मतलब कैसे आप अचानक से सेक्रेट गेम्स में दास्तान गोई के मंच पे आ गए? किस तरीके से वो सारा कहानी किस्सा बना, वो जरा बताइए प्लीज। बहुत उससे बना, उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं थी, क्योंकि दास्तान हम सुनाते थे तो मुंबई में बहुत सारे, जब हम मुंबई जाते थे तो शोज वहाँ भी होते थे, तो बहुत सारे फिल्म के लोग अपने दोस्त हैं, फिल्म की वजह से नहीं है, वो अलग लखनऊ, और चूंकि तो ये सारे लोग आते थे शोज में, और एक एक नाम था, तो उसमें ही फिर वरुण ग्रोवर हमारे दोस्त हैं, जिन्होंने सीक्रेट गेम्स लिखा है, जो राइटर हैं, जो बहुत बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन भी हैं हमारे देश के, और लिरिसिस्ट भी हैं, और स्क्रीन राइटर भी हैं। तो वरुण ने ये कहा कि क्या आप इसे करना चाहेंगे, तो हमने, खैर मेरे लिए एक नया चैलेंज था, क्योंकि कभी किया नहीं, लेकिन हाँ, तो नई कैसा चीज था आपका वो तो एक्सपीरियंस कर लिया। तो थिएटर से लेके अच्छा था सिनेमा वो। तक? दूसरी बात ये कि वरुण ने जब कहा, तो चूंकि अनुराग, जो मेरा मेरा जो एपिसोड था, वो अनुराग कश्यप उसके निर्देशक थे, तो अनुराग, जब हम वहाँ शूट पर थे, तो उन्होंने भी बड़ा बड़ा उन्होंने जिस तरह से उन्होंने खुले दिल से मतलब बात की, और जिस तरह से उन्होंने ये कहा कि नहीं भाई, ये हमें था, थोड़ा हम चिंतित भी थे, इतना बड़ा सेट था, इतने सारे लोग थे वहाँ, और इतने लाइट वाइट, ये वो, हमने कहा ये क्या है। तो अनुराग ने कहा कि नहीं भाई, आपको तो कुछ करना ही नहीं, आपको तो अपना ही काम करना है, तो एकदम, तो वो इस बात से बड़ी हिम्मत आई कि यार ये इतना बड़ा निर्देशक है, और हम कौन है यार, हम तो लखनऊ में रहते हैं, कहानियां एक अलग तरह से सुनाते हैं। तो खैर उन्होंने जिस तरह से, वरुण ने और अनुराग ने जो जो और जो भरोसा दिखाया, खास तौर पर वरुण ने, मतलब उनको हम हमेशा कहते हैं कि वो इतना, वरुण ग्रोवर, एक तो वो इतने प्रतिभावान है कि जो विविध विधाओं में जो उनका अपना अधिकार है, और दूसरा एक इंसान के बतौर जितना खुलूस, जितनी निश्चलता उनमें है, और जिस प्रेम से वो लोगों से मिलते हैं, तो खैर वो वहां से किया और वो हो गया। अनुभव बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था, लेकिन जब किया, और वो एक, चूंकि हमें मालूम था कि बहुत पॉपुलर सीरीज है ये, तो मुझे तो पता था कि भाई ये आएगा तो बहुत एक अलग तरह से चर्चा होगी, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, कुछ दिन तक उसका असर भी रहा। तो आप आगे काम करते हैं जी। ऑडियंस को मैं बता दूं कि हिमांशु जी लास्ट ईयर रेख्ता में भी उन्होंने परफॉर्म किया है। जो लोग उर्दू ज्यादा पढ़ते हैं, हिंदी लिटरेचर के भी करीब हैं, वो लोग प्लीज रेख्ता का, जश्न रेख्ता हर साल होता है दिसंबर जनवरी के करीब, उनका ऑडियो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो यूट्यूब पे हमने लखनऊ की दास्तान सुनाई है, वो यूट्यूब पे मौजूद है, पिछले साल देखता में, यानी इस साल जो अभी जो देखता हुआ 2019 में दिसंबर में, उसमें लखनऊ की दास्तान हमने सुनाई, वो यूट्यूब पर है, आप अगर हिमांशु बाजपेयी दास्तान सर्च करेंगे वो आपको मिल जाएगी जी। जी तो आई थिंक अब हम ऑडियंस की तरफ चले। जी, एक सवाल ये किसी का सबसे पहले आया था, और बड़ा जरूरी सवाल है, तो मैं इसको देख लेता हूँ जरा। हाँ ये जी प्लीज देख लीजिए। प्रेस के बदलाव, या ये किसी ने पूछा है, नरेश जी ने, कि नरेश जी प्रेस ने, के बदलाव या पोलराइजेशन को कुछ लोग 2014 और उसके बाद के समय से जोड़ते हैं, आपने जिक्र 2010, देखिए दोनों चीजों में फर्क है, लेकिन दोनों चीजें जुड़ती भी हैं, इसलिए हमने जो 2010 तो नहीं, उतना 2012 की बात है, जब हमने ये बात, जब हमने इस्तीफा दिया था नौकरी से, जब छोड़ी थी नौकरी, तो 2014 के बाद जो आपको बहुत बड़े लेवल पर दिखता है, असल में उसकी भूमिका 2012-2013 के आसपास बनने लगी थी, और वो भूमिका हम राजनीतिक तौर पे तो हम बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि हो सकता है कि इसके विरुद्ध भी मत रखे तो उसको लगे कि नहीं हम किसी एक पार्टी को टारगेट कर रहे हैं, तो वो मेरा मकसद नहीं है, उसको तो अपने हिसाब से लोग समझते हैं। बुनियादी तौर पर जो कॉरपोरेट पूंजी है मीडिया में,
वो जब इन्वॉल्व होती है और जो जो इन सारे सालों में बढ़ती गई, 2007, 8, 9, 10, 11, 12 और अब तो अभी तक चलता चला आ रहा है वो उपक्रम, तो ये जब पूंजी जब नियंत्रित करती है कॉरपोरेट घराने, जिनका बेसिक जो धंधा है, जो व्यापार है, वो मीडिया नहीं है, वो कुछ और मीडिया, वो कोई और किसी और काम में है ना। लेकिन उन्होंने मीडिया भी, अखबार भी शुरू कर दिया या चैनल भी शुरू कर दिया, तो इसे क्या कहते हैं, क्रॉस मीडिया ओनरशिप। क्योंकि वो उनका काम तो कुछ और है, कोई पता चला कोई साबुन बनाने वाला है, कोई शराब बनाने वाला है, लेकिन अब उसने एक चैनल शुरू कर दिया, तो क्योंकि मीडिया के पास एक ऐसी पावर है ना, सवाल पूछने की, हर जगह एक्सेस की और दूसरी चीजों की। इसमें क्या हुआ, इसमें मीडिया जो अपना बुनियादी सिद्धांत था कि पब्लिक इंटरेस्ट की खबरें दिखाने का और रियल इश्यूज और जो आवाम के जो इश्यूज हैं, जो जनहित के मुद्दे हैं, उनको उठाने का, वो किनारे हो गया और वो प्रॉफिट, मतलब एक तरीके से वो प्रॉफिट एंड लॉस का मामला हो गया ना। जैसे जैसे बाकी धंधे हैं वैसे ही मीडिया भी हो गया। अब चूंकि जब आप प्रॉफिट पर बेस्ड हो जाएंगे मीडिया के धंधे में, तो जाहिर से तौर पे आप फिर विदर्भ के किसानों की समस्या नहीं दिखाएंगे, आप फिर नाग और नागिन की शादी दिखाएंगे, आप फिर राखी सावंत का डांस दिखाएंगे, आप कपिल शर्मा की कॉमेडी दिखाएंगे। इसलिए अब इसमें पूरी गलती मीडिया की भी नहीं है, इसमें गलती सुनने वालों की भी है असल में, कि सुनने वाले भी राखी सावंत को देखना ज्यादा पसंद करते हैं विदर्भ की किसान की रिपोर्ट के। अब वो उस एक जो हमारे अंदर की जो खामी है, मीडिया उसको पकड़ लेता है और उसको उस पर पैसा मिलता है। तो करना ये चाहिए कि वो एक बैलेंस होना चाहिए, उनको अपनी अपना जो कर्तव्य है उसका ध्यान भी होना चाहिए। तो जब ये शुरू हो गया था, ये तो हमसे मतलब ये जो हमने मीडिया में शुरू भी किया था, जब काम करना शुरू किया था, तब भी ये चीजें आ गई थी, स्वर्ग की सीढ़ी है ना, एलियंस का हमला, फिर बीच में एक तालिबान का दौर रहा तो हर चीज तालिबान, फिर वो आ गए, फिर वो राखी सावंत का एक दौर आ गया, फिर वो किम जोंग का अभी चल रहा है जैसे ये वाले। तो कुल मिलाकर के ये जो चीजें हुई, इससे हमारे जैसे लोग जो बहुत सोच के एक विजन के साथ, बहुत इसकी परंपरा को पढ़ के, इसके इतिहास को पढ़ के गए थे पत्रकारिता में, एक सपना लेकर कि वो एक मीडियम ऑफ चेंज के तौर पे शामिल होंगे, उनको थोड़ी निराशा हुई। क्योंकि हम कुछ भी लिखें, अगर हम रिपोर्ट करना भी चाहते हैं, लेकिन छापेगा तो हम तो एक सिस्टम में काम कर रहे हैं ना। तो जब सिस्टम में काम कर रहे हैं तो फिर एक जब नौकरी कर रहे हैं तो वो नौकरी में खबर वही छपेगी जो मालिक के हित के साथ नहीं टकराएगी। तो फिर उसमें हम इतनी मेहनत करेंगे रिपोर्ट पे और फिर वो रिपोर्ट डंप हो जाए, ना छपे, तो वो थोड़ा निराशा होती है उससे। तो ये, और 2014 के बाद देखिए आप, ये बात इससे नहीं कि ये पार्टी से पे आधारित बात है, जो चरित्र बदल गया है मीडिया का, वो अब हमने चीजें इतनी गिरा दी हैं मीडिया के बतौर के, अब वो बहुत मुश्किल से बदलेंगी जब पूरा एक समाज में एक चेतना आएगी मीडिया को लेकर। 2014 के बाद वो बहुत ज्यादा बदल गया है, मतलब बिल्कुल। देखिए आप बीजेपी के समर्थक हूँ, आप न समर्थक हूँ, लेकिन अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ, जो ट्रेंड हमारे यहाँ बदला मीडिया का 2014 के बाद, बहुत बड़ा फर्क उसमें आया। और आप सभी उसी तरह से काम करते हैं, सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, मीडिया को लेके सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक खास तरह की रणनीति के तहत काम करती हैं, जिसमें खबरों को छुपाना भी है, कुछ खास तरह की खबरों को आगे बढ़ाना भी है, पत्रकारों से साधना भी है, तो वो बहुत अलग तरह से सामने आती है। जी जी, हमारे एक दूसरे ऑडियंस हैं, स्नेहा शाह, उन्होंने आपको ये सवाल किया है कि आपकी किताब से आप मूवी बनाने के विचार पे क्या बोलना चाहेंगे उन्हें? मूवी तो किताब पे इसलिए नहीं बन सकती स्नेहा जी कि उस किताब में छोटे छोटे अलग अलग इंडिपेंडेंट किस्से हैं। तो मूवी तो बनती है एक मुसलसल, एक नैरेटिव पे, एक पूरी कहानी, एक लंबी कहानी हो तो उस पर एक फिल्म बन जाती है। तो हमारी किताब पर मूवी तो नहीं बन सकती। मान लीजिए ये किताब नहीं, पर कभी अगर आप कोई किस्से किताब मूवी के जरिए लाना चाहें तो क्या आप करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। मतलब लिखने का कोई भी मौका हो, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते तो कभी मौका। बीच में कुछ मौके आए भी, लेकिन वो वही वाली बात थी कि जैसे कुछ खबरें हम नहीं कर सकते, ऐसे ही कुछ तरह का लेखन, वो टीवी के लिए जो लेखन होता है, तो या कुछ ऐसी सीरीज जो मेरा बिल्कुल ही मन नहीं था लिखने का, तो अच्छा वो उस तरह का काम था, तो हमने तो नौकरी छोड़ी इसलिए कि भाई हम मन का काम करना चाहते थे। तो वो नहीं, बात बनी नहीं, तो कुछ मन का काम आएगा जो हम आगे ही करना चाहेंगे तो बिल्कुल करेंगे। अच्छा, आई होप Shanil ji can ask the questions. ओके, शानिया जी प्लीज आस्क क्वेश्चंस जो ऑडियंस ने दिया है। हिमांशु जी, एक सवाल है फातिमा जी का। लॉकडाउन के दौरान आपने लेखन कार्य में क्या किया?
हमने बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया। हमने सोचा तो बहुत था कि भाई ये वक्त मिल गया, अब अच्छे से लिखेंगे, ये बहुत सुकून में थे, बहुत खुश थे कि अरे यार ये तो मतलब हम, चूंकि हमने 2019 में सितंबर से लेके और फरवरी 2020 तक अंधाधुंध शोज किए हैं, बहुत परफॉर्म किया, तो थोड़ा थक गए थे हम, तो हम थोड़ा ब्रेक भी चाहते थे। फिर जब ये लॉकडाउन में लगा यार ये ठीक है, कुछ लिखेंगे, लेकिन मैं लिख भी कुछ नहीं पाए, हम सही बता रहे हैं। कुछ नहीं लिखा हमने हम। तो पढ़ा 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 जरूर, लेकिन लिखा नहीं उतना, कुछ खास ऐसा नहीं लिखा कि जो हम कहें कि पढ़ा। हमने पढ़ा और कुछ शोज, कुछ लाइव शोज किए, कुछ ललन टॉप के साथ एक सीरीज की, तो वो जरूर किया, लेकिन जिस तरह से लिखना चाहिए था वो नहीं लिखा। लेकिन हमारे साथ ये दिक्कत भी है, तो जब अंदर से मन नहीं होता तो फिर हम नहीं लिखते। सही तो बात है। अच्छा, और एक सवाल है। जी जी जी। हाँ जी, हाँ एक जी। मिनट, ये ललन टॉप जब आपने बोला है तो आप थोड़ा सा बताइए उसके बारे में, क्योंकि मैंने भी ललन टॉप के एपिसोड्स देखे हैं, तो थोड़ा सा वो भी बताइए आप हमारी ऑडियंस को। तो ललन टॉप इंडिया टुडे ग्रुप का एक एक उनकी वेबसाइट है, एक कार्टून है। हाँ, एक वेबसाइट है जो कि यूथ और मतलब खबरों को थोड़ा सरकास्टिकली तो नहीं, यूथ के तेवरों के साथ, उनकी जबान के साथ, बेसिकली थोड़ा भदेश, थोड़ा देसी अंदाज में पेश करती है। तो बहुत पॉपुलर है यूट्यूब पर, जो उनका चैनल है उस पर करीब 13 मिलियन फॉलोअर हैं। और जो बाकी मीडिया संस्थान अगर आप देखेंगे तो उनसे बहुत बेहतर काम ललन टॉप कर रहा है और बहुत पॉपुलर भी है। तो उसके जो संपादक हैं सौरभ द्विवेदी, बहुत मकबूल हैं और बहुत अच्छा काम वो करते हैं। मेरे बहुत, जो इस दौर में जो कुछ लोग जो हमें पसंद है जर्नलिज्म में, और खुशी की बात यह है कि हमारे दोस्त भी हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि यार लॉकडाउन हो रहा है तो हम कुछ इंटरव्यू सीरीज करते हैं, तो हमने उनके साथ किया। अभी अभी एक किस्सा गोई की एक सीरीज, क्योंकि अब शोज तो होने नहीं है तो 1 साल तक, तो अब हमने डिजिटली शिफ्ट किया। तो सौरभ भाई ने हमसे कहा कि भाई आप किस्सा गोई के बारे में, तो अब एक सीरीज, हर रोज एक किस्सा आता है शाम को ललन टॉप पर, छोटा किस्सा, वो आप वहाँ सुन भी सकते हैं। हिमांशु बास के ललन टॉप डालेंगे तो वो आ जाएंगे इससे। तो बहुत अच्छा काम कर रहा है और बहुत पॉपुलर है, बहुत डिटेल में खबरें करता है, हर तरह की खबरें। तो ये तरह, तो वो मजा आता है। जी, ऑडियंस के क्वेश्चन। अच्छा, एक और सवाल है मितुल शाह का कि भाई, कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन द मेटाफोर ऑफ बिदाई रिटन बाय नवाब वाजिद अली शाह, who was exiled from his beloved Lucknow by the British Raj. Babul Mora is what he wrote, not as Bidai, but for the love of his motherland, which is Lucknow. जी बिल्कुल सही बात है ये। जब 1856 में वाजिद अली शाह को तख्त से बेदखल करके कलकत्ता भेजा जा रहा था गिरफ्तार करके, तो उस पूरे सफर में उन्होंने बहुत सारी, क्योंकि बहुत अच्छे शायर थे वो, उनके बारे में प्रोपेगेंडा ज्यादा हो गया कि वो अय्याश थे, नकारा थे, ये सब बेकार की बात। उसका कुछ हिस्सा सही भी रहा होगा, जो कि नवाब थे वो, एक राजा का, एक राजसत्ता का अपना चरित्र होता है। और उस जमाने में ये जो अय्याशी है राजाओं की, ये ऐसे नहीं देखी जाती थी जैसे हम देखते हैं। उस जमाने में ये चलन था राजाओं के बीच में, और उसको बड़ी शान का भी प्रतीक समझा जाता था। तो ये आज की मोरालिटी पे हम उसको देखते हैं। बहरहाल वाजिद अली शाह जब लखनऊ से जा रहे थे तो उन्होंने बहुत अच्छी शायरी की। ये ठुमरी खास तौर पर बाबुल मोरा नैयर छूटोरी जाए, ये उसी प्रेम की अभिव्यक्ति है लखनऊ के प्रति, कि जब वो जा रहे हैं तो उन्होंने ऐसा ही फील किया कि जैसा एक बेटी जो है वो अपने बाप के घर से जब विदा होती है तब वो जो दुख महसूस करती है, वो वाजिद अली शाह ने, क्योंकि वो कैसरबाग से जो उन्होंने बनवाया था बड़ी मोहब्बत से, बड़ी लगन से, वहीं से वो गए थे और उन्होंने बहुत याद किया। और उनकी वो नज़्म भी बहुत मशहूर हुई कि दरो दीवार पे हसरत से नज़र करते हैं, रुखसत है अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। तो वाजिद अली शाह एक ऐसे कैरेक्टर थे लखनऊ की हिस्ट्री में जो मशहूर बहुत रहे, क्योंकि उनके दौर में ही एक तरीके से नवाबी खत्म हुई और फिर जिस तरह से उनको बेदखल किया गया, लेकिन वो लखनऊ की संवेदना में आज भी शामिल हैं। और लखनऊ खास तौर पर एक बात, जो लखनऊ का एक सेक्युलर, जो एक कंपोजिट कल्चर का जो पूरा मॉडल है, जो पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हुआ, और हम तो हमेशा ये कहते हैं कि कुछ चीज़ें लखनऊ ने हिंदुस्तानी माशरे को दी हैं, या कम से कम नहीं भी दी हैं तो हिंदुस्तानी माशरे को लेनी चाहिए लखनऊ से, वो है कि जो अलग अलग धर्मों के प्रति जो एक सम्मान होता है, और एक जो सह अस्तित्व की जो भावना होती है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की, वो लखनऊ ने जिस तरह से
उसको आसमान पे पहुंचाया। उसमें वाजिद अली शाह उसके एक तरीके के नायक हैं और एक तरीके के आदि पुरुष हैं, क्योंकि उनका अगर आप साहित्य देखें तो वाजिद अली शाह के यहाँ आपको गणेश जी की शान में भी कविता मिल जाएगी, आपको कृष्ण जी की शान में बहुत बेहतरीन ठुमरियां मिल जाएंगी, आपको होलियां मिल जाएंगी, होली तो वो खुद खेलते ही थे। तो इस तरह की तमाम चीजें हैं जो उनसे हमें देखने को मिलती हैं और इसलिए मेरे बहुत पसंदीदा किरदार हैं। सही बात है, खासतौर आजकल का जो माहौल है वो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक मेरा सवाल है खुद का कि आपके हिसाब से लखनऊ के शायर या लखनऊ की शायरी और दिल्ली के शायर में क्या फर्क है? ये तो एक पूरे एक सेशन का ये इतना बड़ा सवाल है कि ये एक सेशन लगेगा इसमें पूरा। लेकिन पूरा सेशन लगेगा। बुनियादी तौर पर हम एक बेसिक अंतर बता देते हैं। ये जो बहस है, दो बातें इसमें कह देते हैं। एक तो ये कि दिल्ली की जो शायरी थी वो ज्यादा एहसास की शायरी थी, ज्यादा करीब की शायरी थी दिल के, वो ज्यादा असल शायरी थी। उसमें एक फिलोसफिकल रंग भी था, एक फलसफियाना रंग भी था और एहसास की शिद्दत ज्यादा थी उसमें, इंटेंसिटी जो थी। लखनऊ में जब शायरी शुरू हुई, खास तौर पे दिल्ली से उन्होंने अपना एक वो मान लिया कि भाई मेरा एक दिल्ली से एक मुचैटा है, तो उसमें उन्होंने जो शायरी, उन्होंने जौहर जबान के और बयान के ज्यादा दिखाए, कारीगरी के जौहर ज्यादा दिखाए, एक रंगारंगी और श्रृंगार के जौहर ज्यादा दिखाए, लेकिन वो जो एहसास था वो लखनऊ की शायरी में कम से कम उस दौर तक, जब तक ये बहस चलती थी, तब तक नहीं था। लखनऊ की शायरी में जो बाद में जो थोड़ा उद्धार हुआ उसका, वो बाद के शायरों में, यानी जब आरजू लखनवी, जब अजीज लखनवी, जब इस तरह के मीर अनीस या आतिश या नासिक इस तरह के लोग आए, तब कुछ बात बनी। लेकिन दिल्ली की शायरी बहुत जबरदस्त शायरी है, लखनऊ की शायरी है नहीं उसके आगे कुछ। अगर आप एहसास की बात करते हैं, अगर आप उस तरह के हैं कि आपको भाषा बहुत लुभाती है, भाषा के साथ प्रयोग बहुत लुभाता है, मुहावरे बहुत लुभाते हैं, आप उसकी चमक दमक आपको बहुत प्रभावित करती है, तो आपको लखनऊ की शायरी बहुत पसंद आएगी, लखनऊ वाले बहुत पसंद आएंगे जिस तरह से वो बात करते थे। लेकिन बात सच्ची है कि लखनऊ के सारे शायर तो अगर एक पल्ले पे रख दिए जाएं और दूसरे पल्ले पे दिल्ली का सिर्फ एक शायर हो मिर्जा गालिब, तो लखनऊ के सारे शायर कहीं नहीं ठहरते उसके सामने। तो ईमानदारी, मैं तो लखनऊ का दीवाना हूँ भाई, लखनऊ ही करता रहता हूँ, माला जपता हूँ, उड़ता भी चाहता हूँ। लेकिन सच बात यह है कि दिल्ली की शायरी, उसके सामने लखनऊ की शायरी कहीं नहीं थी। और ये सिर्फ एक जो होता है ना अपने दौर में, एक चल जाता है एक मामला कि भाई दिस बनाम दैट, लेकिन ये बनता नहीं। सही बात है। आई थिंक एक और सवाल है हमारे पास, टाइम है हमारे पास एक और सवाल के लिए। अच्छा, ये है कि समय के साथ हिंदुस्तान का हर शहर अपनी पहचान खोता जा रहा है। अपनी इस विरासत को पहचानने और बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? मिसाल के तौर पर लखनऊ अब महज चिकनकारी के लिए जाना जाता है। आपको क्या लगता है कि पौधे को उनकी जड़ों से जोड़ने के लिए क्या करना चाहिए? कहानियां सुनानी चाहिए। तो जब आप कहानियां सुनाएंगे, जब आप नवल किशोर की कहानी सुनाएंगे, तो लोग जानेंगे भाई कोई नवल किशोर नाम का आदमी भी था दुनिया में, है ना। और जो इतना बड़ा आदमी था कि जब दुनिया के बड़े बड़े लोग आते थे हिंदुस्तान, तो वो सबसे पहले नवल किशोर से मिलने जाते थे। तो वो आप जब आप वाजिद अली शाह की कहानी सुनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई एक ऐसा नवाब भी हिंदुस्तान में हुआ जिसने सिर्फ नवाबी सिर्फ राज ही नहीं किया, बल्कि लोगों के दिलों पे भी राज किया, जिसके तख्त से जाने के 50 साल बाद तक जनता उसको याद करके रोती रही, लोक गीतों में उसको याद करती रही, जो कि कृष्ण की शान में भी शायरी करता था और इमाम हुसैन के लिए भी मरसिये भी कहता था। तो इस तरह का भी कोई कैरेक्टर था। जब आप लोगों को बताएंगे कि हाँ एक मजाज लखनवी नाम का शायर था जिसे उर्दू का कीट्स कहा गया, जब आप लोगों को ये बताएंगे कोई तिलिस्म खुसरो नाम की चीज थी जो कि हैरी पॉटर के छपने से सैकड़ों साल पहले से बहुत मशहूर थी, और जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको हैरी पॉटर बिल्कुल ही सच में वैसे ही बचकानी है, वो और भी बचकानी लगने लगी। तो ये चीजें तो बताते हैं, ये हम बताते नहीं हैं लोगों को, इसलिए लोगों को नहीं पता होती है। अगर हम कहानियां सुनाएंगे तो कुछ आपको बचाने के लिए कुछ करना ही नहीं है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में एक बात कही कि जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। जब हम किसी चीज को जानेंगे तब उससे प्रेम करेंगे। तो जब आप किसी चीज की अजमत को बता देंगे लोगों को, जब आप लोगों को बता देंगे कि भाई देखो ये जो
वाजिद अली शाह, ये जो मजाज लखनवी हैं, ये जो अमृतलाल नागर हैं, ये जो यशपाल हैं, ये जो भगवती चरण वर्मा है, ये जो राम प्रसाद बिस्मिल हैं, ये जो अशफाक उल्लाह खां हैं, ये जो शशीन्द्र नाथ सान्याल हैं, ये कितने बड़े लोग हैं। तो इंसान अपने आप उनकी इज्जत करेगा। इज्जत आप किसी से जबरदस्ती नहीं करवा सकते कि आप भाई इज्जत करो। इज्जत तो इंसान तब करेगा जब वो अंदर से इज्जत कमाई जाती है ना। तो इज्जत तो आप तभी, आप बचा भी तभी पाएंगे। आप मॉरल पुलिसिंग से भी नहीं बचा पाएंगे क्योंकि हम लखनऊ के हैं तो हम पूरी दुनिया पे ये लाद दें कि भाई लखनऊ तो बड़ा महान शहर है, इसकी इज्जत नहीं करेगा। इज्जत उसको आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई लखनऊ क्यों महान है, और ये ज्ञान की तरह से नहीं बताना पड़ेगा, ये बहुत संवेदना के लेवल पर उसको ये एहसास उसमें डालना पड़ेगा कि हाँ भाई लखनऊ एक शहर है जिसकी कुछ बातों की का एहतराम होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। और कोई सवाल शरीर जी ऑडियंस से? और कोई सवाल है? आई थिंक अब हमारे पास टाइम नहीं है और सवाल के लिए। तो दोस्तों तो मैं एक लास्ट सवाल पूछ लेती हूँ, एक लास्ट। हाँ जी ओके जी जी लास्ट आपने दस्तंगोई में आप पुराने वो रागों का भी मतलब इम्पोर्टेंस रखते हैं? जैसे आपने राजाओं की बात की, तो राजाओं के महल में जब फनकार आते थे गाने, तो वो रागों में गीत पेश करते थे। तो आप अपने दस्तंगोई में क्या वो राग मतलब प्रिजर्व करना चाहते हैं? मेरा तो देखिए, मैं तो बहुत बेसुरा आदमी हूँ, गाता बिल्कुल भी नहीं, और पब्लिकली तो बिल्कुल भी नहीं गाता हूँ। थोड़ा समझदार भी हूँ तो पब्लिकली नहीं गाता हूँ। मेरे साथ जो म्यूजिशियन है वेदांत, वो बहुत क्लासिकली ट्रेंड है, तो वो जरूर इन पर काम करते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर वो कहानी के साथ होने वाली सिंगिंग है, तो उसमें वो उतनी ही कलाकारी होती है जितनी कहानी को आगे बढ़ाने में, कहानी के साथ चलने में जरूरी होती है। तो अलग से संगीत को लेकर तो काम नहीं, मतलब ऐसा सोच के काम नहीं करते, लेकिन हो सकता है कभी करें। मतलब जिस तरीके से हम रामायण पढ़ते हैं कि जो रामायण का लहका है पढ़ने का, क्या उसी तरीके का लहका आपने लखनऊ से एक्सेप्ट किया है और उसी तरीके से स्टोरी टेलिंग होती है? नहीं नहीं नहीं, हम नहीं करते वो, क्योंकि हम प्रोज में कहानी सुनाते हैं, हम कविता में या गाने में नहीं सुनाते। म्यूजिकल स्टोरी टेलिंग अलग है, जो हम कई म्यूजिकल दास्तानें भी सुनाते हैं, लेकिन वो कुछ दास्तानें आमतौर पर हम प्रोज में जो बयान होता है, अगर आपने कथावाचकों को सुना हो, धार्मिक कथावाचकों से इतर जो सुनाते थे उनको अगर सुना हो, तो वो या आपने किसी मजलिस में किसी मौलाना को करबला का वाकया सुनाते हुए सुना हो, तो उस तरह का कुछ अंदाज, या दास्तान कोई आपने सुनी हो या नहीं सुनी हो, तो आप यूट्यूब पर चली जाएं, या फिर फेसबुक पर जो लोग सुन रहे हैं, जो सवाल भी तो फेसबुक पर भी देख सकते हैं, वहां भी कुछ कुछ काम शेयर करते रहते हैं, तो वो है। लेकिन आप करना चाहेंगे आगे स्टोरी, म्यूजिकल स्टोरी टेलिंग क्या आप करेंगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन वो अगर कहानी में कहीं म्यूजिक की अहमियत आती है सामने कि हाँ म्यूजिक के जरिए ही की जानी चाहिए, तो करेंगे। मैं तो इसलिए नहीं कर सकता कि मैं गाता बहुत खराब हूँ, अगर मैं अच्छा गाता होता तो मैं करने लगता, लेकिन मैं इसके लिए दूसरों पर डिपेंडेंट हूँ, तो वो एक चीज है। लेकिन जरूर की जानी चाहिए म्यूजिक का, तो बहुत पहले तो सारी हिंदुस्तानी म्यूजिशियन में खास तौर पे सारी कथाएं वो संगीत में ही सुनाई जाती रही। बिल्कुल सही बात, तो बिल्कुल की जानी चाहिए। ठीक है, so over to you शालिनी जी। हाँ जी, आई थिंक वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द सेशन। हिमांशु जी, श्रुति जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपसे आपको सुनकर एक्चुअली हिमांशु जी मुझे भी एक शायरी याद आ गई, अगर आप इजाजत हो तो मैं बोल दूं। बिल्कुल कि जब से शायरी लखनवी अंदाज में आई है, तब से दहलवी के सूफियाना इश्क ने शिकस्त सी खाई है। नहीं भाई, दिल्ली वाले मार डालेंगे। नहीं, आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं पता कि चूंकि यही अंतर होता है ऑनलाइन, इसीलिए मुझे थोड़ा कम पसंद है कि यहाँ जब आप आमने सामने सुना रहे हो, जब बात कर रहे होते हैं, अगर आपको पता चलता है कि ये जो सामने लोग बैठे जो आपको सुन रहे हैं ये बोर हो रहे हैं, आप इनको चाट रहे हैं, तो आप फौरन मौजू बदल देते हैं, आप कुछ और अच्छी बात करने लगते हैं जिससे थोड़ा वो बहल जाए या ये उनका कंसंट्रेशन वापस आ जाए। ये सुविधा हमारे साथ इस पर नहीं होता। हमें ये नहीं पता है कि जो हमने बातें की हैं इतनी सारी और धड़ बात करते रहे, वो कितनी लोगों के साथ कितनी जुड़ी है वो, क्योंकि लोगों को बोर करना दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है, मतलब हमें ऐसा लगता है। तो वो हमें पर वो हमें यकीन नहीं बन पाता, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के साथ कुछ बातें आप लोगों तक पहुंची होंगी, कुछ
नहीं नहीं, बहुत मजा आया आपकी बात सुन के। इतने सारे लोग और, ऑनलाइन हैं तो पता ही चल ही रहा है कि सब लोगों को सुनने में काफी मजा आ रहा है आपको तो। और बहुत चीजें सीखने को भी मिला। बहुत शुक्रिया सबका, बहुत शुक्रिया सबका। मतलब ये मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस है कि हम इस तरह से इन चीज़ों पर बात करें। मज़ा हमको तभी आता है जब आमने सामने हो, लेकिन हाँ जिस तरह से आपने सुना और जो बातें रह गई हो तो वो कर लेंगे, कभी भी कर लेंगे। और यूँ तो टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया और तमाम चीज़ें हैं, तो उससे मेल आईडी और तो सवाल जवाब बातचीत करना अच्छा लगता है हमें। लखनऊ वाले गुफ्तगू में अच्छे होते हैं, बात करने में मज़ा आता है। जी शुक्रिया। तो इसी बात पे हम आज की मुलाकात खत्म करते हैं। प्रभा खेतान फाउंडेशन, एहसास विमेन, हाउस ऑफ एमजी और मंगलबाग गैलरी की तरफ से हिमांशु जी आपका, श्रुति जी आपका, और खास तौर से जो श्रोता है आज हमारे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सो मच।